मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत बड़े से समंदर से, जहाँ पर हम दो क्लाउन फिशेस को देखते हैं। मेल क्लाउन फिश का नाम मर्लिन था और वो अपनी मिसेस के साथ अपने घर में रह रहा था। उनके बहुत छोटे छोटे से अंडे भी थे। उन्होंने बस अपनी न्यू लाइफ यहाँ पर स्टार्ट की थी। मर्लिन अपनी मिसेस से कहता है कि इन बच्चों का नाम मैं जूनियर मर्लिन रखूंगा, बट उसकी मिसेस कहती है कि नहीं, इनमें से एक का नाम तो मैं नीमो रखूंगी। इन दोनों को अपनी लाइफ बहुत पसंद थी, पर इनकी लाइफ ऐसी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक दिन एक बहुत बड़ी सी फिश इनके घर के पास आ गई। मर्लिन घबरा के अपनी मिसेस से कहता है कि तुम घर के अंदर चली जाओ, बट वो तो एक माँ थी। फौरन घबरा कर अपने अंडों की तरफ भागती है और ये देखते साथ ही वो बड़ी सी फिश उसके पीछे भागती है। मर्लिन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी ना तो मिसेस है और ना ही अंडे। अब कोई भी उसके पास नहीं था। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। जब वो अपने घर से थोड़ी ही दूर आगे जाता है तो देखता है कि उसका सिर्फ एक अंडा नीचे गिरा है। मर्लिन उस अंडे को उठा लेता है और उसी टाइम डिसाइड करता है। अब आगे हम देखते हैं कि नीमो बड़ा हो चुका है और कैसे वो अपने डैड मर्लिन को उठा रहा है। नीमो वैसे थोड़ा सा स्पेशल था। उसका एक विंग वैसे थोड़ा छोटा था। मर्लिन को वो उठाकर कहता है कि डैड, स्कूल का आज मेरा पहला दिन है। बट मर्लिन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नीमो को भी खो ना दे, क्योंकि अब उसके पास नीमो के अलावा कोई भी नहीं था। नीमो की एक्साइटमेंट देखकर मर्लिन उसे स्कूल ले ही जाता है, जहाँ पर वो बाकी पेरेंट्स से भी मिलता है। बाकी सबको लगता है कि मर्लिन एक क्लाउन फिश है तो काफी जोक्स भी करेगा, बट मर्लिन की लाइफ इतनी सीरियस थी और आज तो वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा था क्योंकि नीमो का स्कूल का पहला दिन था। अब इतनी ही देर में टीचर आता है और वो छोटी छोटी सारी फिशेस को साथ लेके जाने लगता है। मर्लिन उस टीचर को कहता है कि नीमो को ज्यादा दूर ना लेकर जाए और उसे थोड़ा रेस्ट भी करवाए क्योंकि नीमो का एक विंग छोटा है। अब इसके साथ ही वो टीचर सारी छोटी फिशेस को लेकर चला जाता है। नीमो को दूर जाता देखकर मर्लिन बहुत परेशान होता है और इस तरह ही वो पीछे फौरन भागने लग जाता है। अब नीमो का टीचर बाकी सारी फिशेस के साथ एक दूर की रीफ के पास लेकर जाता है, जहाँ पर छोटी छोटी सी कुछ फिशेस शरारतें करने लगती हैं और टीचर से अलग हो जाती हैं। जब नीमो इनको देखता है तो वो भी उनके साथ पीछे चला जाता है। ये सब छोटी फिशेस मिलकर दूर खड़ी एक बोट को देख रहे थे जिसके पास ही एक चेन लटकी थी। अब ये छोटी फिश सब आपस में प्लान करते हैं कि कौन सबसे पहले जाकर इस चेन को हाथ लगाएगा। साथ ही ये लोग नीमो का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसका एक विंग छोटा था। अब इतने में ही फौरन मर्लिन पहुंचता है और नीमो को सबके सामने डांटने लगता है कि वो इतनी दूर कैसे चला गया और अपनी टीचर से भी अलग हो गया। अब नीमो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि उसके सारे दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट हो गई है। यहाँ पर टीचर भी पहुँच जाता है, पर इतनी देर में नीमो स्विम करता करता उस बोट के पास जा चुका था। जब तक मर्लिन उसे रोकता बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि मर्लिन नीमो तक पहुंचता और उसे बचा सकता, यहाँ पर एक डाइवर आता है और वो नीमो को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। मर्लिन बहुत जोर से स्विम करने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से भी नीमो तक पहुँच जाए, बट वहाँ पर बोट स्टार्ट हो जाती है और मर्लिन बहुत ही दूर रह जाता है। अचानक से मर्लिन को एक और फिश मिलती है जिसका नाम डोरी था। मर्लिन डोरी से पूछता है कि क्या उसने किसी बोट को देखा, तो वो बताती है कि हाँ, मैंने एक बोट को देखा है और ये दोनों मिलकर उस बोट की डायरेक्शन की तरफ स्विम करने लगते हैं। अब ये लोग थोड़ी ही दूर आगे गए थे कि ऐसे डोरी अजीब अजीब आसपास घूमने लगती है और जैसे कि वो मर्लिन से छुप रही हो। मर्लिन बड़ा हैरान भी होता है और डोरी अचानक से उस पर चीखने लगती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मर्लिन बहुत कंफ्यूज होता है और यहाँ पर पता चलता है कि डोरी को भूलने की आदत है। वो हर थोड़ी देर के बाद मर्लिन डोरी को समझाता है कि उसे हेल्प की जरूरत है। वो किसी भी तरीके से नीमो को ढूंढना चाहता है और डोरी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। इतनी ही देर में यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी शार्क आ जाती है। ये दोनों शार्क को देखकर तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पर वो शार्क इनको समझाती है कि वो फिशेस को खाती नहीं है। डोरी उस शार्क को एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे एक बोट को ढूंढ रहे हैं। अब ये शार्क इन दोनों को प्रॉमिस करती है कि वो इनको खाएगी नहीं, बल्कि ये दोनों उस शार्क के साथ चले क्योंकि शायद वो कोई हेल्प कर सके। डरते डरते ये दोनों उस शार्क के साथ चले जाते हैं, जहाँ पर आगे
इनको 2 और शार्क्स भी मिलती हैं। ये तीनों शार्क्स बहुत फ्रेंडली लग रही थी और ये इन दोनों को समझाती भी हैं कि अब इन्होंने छोटी फिशेस को खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। मर्लिन तो बहुत ज्यादा फिर भी डर रहा था और डोरी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स थी। मर्लिन की अचानक से नजर एक मास्क पे पड़ती है कि वही मास्क था जो कि उस स्कूबा डाइवर ने पहना था, जो कि नीमो को लेकर जा चुका था। मर्लिन फौरन उस मास्क के पास जाता है और डोरी से कहता है कि मुझे पढ़कर बताओ इस पर क्या लिखा है। अब यहाँ पर यही दोनों मास्क के साथ खेल रहे थे और इतने में डोरी को चोट लग जाती है। जैसे ही डोरी का थोड़ा सा भी ब्लड बाहर निकलता है, उन शार्क्स को तो जैसे कि याद आ जाता है कि छोटी फिश। मर्लिन और डोरी बहुत ही मुश्किलों से इन शार्क से अपनी जान छुड़ाती हैं। दूसरी तरफ बिल्कुल सीन शिफ्ट होता है और अब हम नीमो को देखते हैं जो कि एक ऑफिस के अंदर एक्वेरियम में था। ये ऑफिस एक डेंटिस्ट का था और एक्वेरियम में नीमो के साथ और भी मुख्तलिफ किस्म की फिशेस थी। अब यहाँ पर नीमो बाकी सारी फिशेस को बताता है कि कैसे वो समंदर से आया है और ये सारी फिशेस तो डिफरेंट शॉप से आई थी। बाकी सारी फिशेस बड़ी हैरान होती हैं कि नीमो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वैसे भी उसका एक विंग छोटा था। अब ये फिशेस नीमो को समझाती हैं कि कैसे यहाँ पर डेंटिस्ट की कोई रिलेटिव आएगी और ये डेंटिस्ट नीमो उस बच्ची को दे देगा। नीमो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घबराने लगता है, जिसकी वजह से वो एक पाइप में फंस जाता है। बाकी सारी फिशेस नीमो को बाहर निकालने लगती हैं, बट इतने में ही यहाँ पर एक ब्लैक फिश आती है और वो बाकी सारी फिशेस को मना करती है कि नीमो की हेल्प नहीं करनी, वो अपनी हेल्प खुद करेगा। बहुत कोशिश करने के बाद नीमो खुद ही वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम दोबारा से देखते हैं मर्लिन और डोरी को, जो कि अब बेहोश थे। अचानक से डोरी उठ जाती है और अब फिर वो सब कुछ भूल चुकी थी, जिसके बाद मर्लिन एक बार फिर से उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि वो कहाँ है और वो यहाँ पर क्यों आए हैं। अब ये दोनों यहाँ से भागते भागते फिर एक अंधेरी जगह पर पहुँच जाते हैं। इतने अंधेरे में तो इनको मास्क भी नहीं मिल रहा था कि अचानक से इनको दूर एक लाइट नजर आती है। जब ये दोनों लाइट के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये लाइट नहीं बल्कि एक बहुत खौफनाक सी फिश है। मर्लिन को एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आता है कि वो इस फिश को अपने पीछे भगाएगा और जैसे ही वो फिश उस मास्क के पास पहुँचेगी तो डोरी उसके ऊपर लिखे एड्रेस को पढ़ लेगी और बिल्कुल ऐसा ही होता है। डोरी उसके ऊपर लिखे एड्रेस को बहुत अच्छे से याद कर लेती है। ये एड्रेस उस डेंटिस्ट के ऑफिस का ही था जो कि सिडनी में था। दूसरी तरफ हम फिर से नीमो को देखते हैं, जहाँ पर टैंक की बाकी सारी फिशेस नीमो को अपने साथ मिलाना चाहती थी, बट इसके लिए उसे एक टास्क करना था। वो ब्लैक फिश नीमो को बताती है कि कैसे बहुत टाइम से ये सारी फिशेस इस टैंक से निकलना चाह रही हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता। पर अब उनके पास एक प्लान है। नीमो क्योंकि छोटी सी फिश थी तो वो फिल्टर टैंक के अंदर जा सकती है। वहाँ जाकर उसे एक पत्थर फंसाना होगा, जिसके बाद ये सारा टैंक खराब होने लगेगा। यानी कि फिल्टर अगर खराब हो गया तो टैंक बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। डेंटिस्ट इसको साफ करने के लिए सारी फिशेस को बाहर निकालेगा और तभी ये सारी फिशेस यहाँ से भाग जाएंगी। दूसरी तरफ मर्लिन और डोरी अब भी अपने रास्ते पर चल रहे थे, बट समंदर इतना बड़ा था, ये दोनों अपना रास्ता कैसे ढूंढते। मर्लिन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और डोरी बात बात पर जो चीजें भूल जाती थी, इससे मर्लिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। पास ही गुजरते हुए एक बहुत बड़े फिश ग्रुप को ये सारी चीज देखकर ऐसा लगा कि शायद मर्लिन डोरी के साथ थोड़ी मिसबिहेव कर रहा है और ये जब इनके पास आती है तो डोरी इनको एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि ये सिडनी जाने का रास्ता ढूंढ रही हैं। अब ये बहुत बड़ा सा ग्रुप इनको एड्रेस बता देता है, जिसके बाद मर्लिन फौरन उस डायरेक्शन में चलने लगता है। पर ये ग्रुप डोरी को एक और बात बताता है कि आगे इनको 2 माउंटेन्स नजर आएंगी। उन माउंटेन्स के ऊपर से नहीं जाना बल्कि बीच में से जाना है। जब डोरी मर्लिन तक पहुंचती है तब तक वो ये बात भूल चुकी होती है। ये दोनों स्विम करते करते उन दोनों माउंटेन्स तक पहुंच जाते हैं। डोरी को कुछ ऐसा फील होता है कि उसे शायद बीच में से ही जाना चाहिए, पर मर्लिन उसे समझाता है कि माउंटेन्स के बीच का रास्ता बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, उनको ऊपर से जाना चाहिए। पर डोरी उसको बहुत फोर्स करती है। मर्लिन डोरी की एक बात नहीं सुनता और ये दोनों ऊपर से जाने लगते हैं कि अब वहाँ पर डोरी को एक छोटी सी जेलीफिश नजर आती है। मर्लिन डोरी को समझाता है कि जेलीफिश के पास नहीं जाना, पर इतनी ही देर में वहाँ पर बहुत सारी जेलीफिश आ जाती हैं। मर्लिन वहाँ से भागता है
और डोरी को भी समझाता है कि फौरन बाहर आ जाए। इतनी देर में मर्लिन तो बाहर निकल आता है पर डोरी वहीं पर रह जाती है। मर्लिन जब पीछे देखता है तो उसे नजर आता है कि डोरी अब जेलीफिशेस के अंदर फंस चुकी है। मर्लिन वापस जाता है और किसी तरीके से बहुत मुश्किलों से डोरी को निकाल कर वहाँ से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ अब नीमो का टाइम आ चुका था कि वो अपनी ब्रेवरी दिखाए। बाकी फिशेस के कहने पर नीमो अब फिल्टर प्लांट के अंदर चला जाता है और अपने साथ एक छोटा सा स्टोन लेकर जाता है। वो ये स्टोन उस फिल्टर प्लांट के फैन के अंदर फंसा देता है और खुद वापस आने लगता है। पर किसी तरीके से शायद प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो स्टोन फिल्टर प्लांट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद तो नीमो का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाकी सारी फिशेस अंदर एक प्लांट भी भेजती है ताकि किसी तरीके से नीमो बचकर बाहर आ जाए, क्योंकि वो फिल्टर प्लांट अब नीमो को अपनी तरफ पुल कर रहा था। बाकी सारी फिशेस की मदद से अब नीमो मुश्किलों से बाहर तो निकल आता है, बट बाकी सारी फिश अब ये प्लान करती है कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा और अब नीमो को फिल्टर प्लांट में नहीं भेजेंगे। दूसरी तरफ मर्लिन की आंख खुलती है और वो खुद को एक सी टर्टल के ऊपर पाता है। ये सी टर्टल मर्लिन को बताता है कि कैसे मर्लिन ने बहुत ही ज्यादा बहादुरी से उन सारी जेली फिशेस का मुकाबला किया और खुद को और डोरी को बचा लिया। ये सब तो अब मर्लिन को हीरो मानने लगे थे। उस टर्टल के साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे बेबीज थे और ये सब तो मर्लिन को हीरो मान ही रहे थे। इन सारे छोटे बेबीज को देखकर मर्लिन को नीमो याद आता है और वो फौरन डोरी के पास आता है, जो कि खुद भी छोटी छोटी फिशेस के साथ खेल रही थी। मर्लिन इस सी टर्टल से हेल्प मांगता है कि सिडनी पहुंचने का रास्ता बता दे। ये सी टर्टल इन दोनों को बताता है कि आगे एक वाटर करंट आएगा जो कि इनको डायरेक्टली सिडनी तक पहुंचा देगा, जिसके बाद ये सी टर्टल मर्लिन और डोरी को बाय कह देता है। अब ऐसे तो मर्लिन और डोरी की कहानी पूरे समंदर में फैल चुकी थी और दूर दूर तक हर एक को ये कहानी पहुंच चुकी थी। ये बात एक सीगल तक भी पहुंच जाती है, जो कि डेंटिस्ट के एक्वेरियम के सारे फिशेस का बहुत अच्छा फ्रेंड था। ये न्यूज सुनते साथ ही वो फौरन उन फिशेस के पास जाता है और बताता है कि मुझे नीमो से बात करनी है। वो नीमो को बताता है कि कैसे उसके डैड पूरा समंदर पार कर रहे हैं, पर नीमो उसे बताता है कि उसके डैड को तो बहुत डर लगता है, वो तो कभी घर से बाहर नहीं निकलते। फिर वो सीगल नीमो को बताता है कि उस फिश का नाम मर्लिन है और वो भी एक क्लाउन फिश है। नीमो को ये सुनकर यकीन नहीं आता और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि कैसे उसके फादर ने इतनी सारी शार्क्स और जेलीफिश से फाइट की है। डोरी और मर्लिन अब उस करंट तक पहुंच चुके थे और करंट में जाने के बाद ये काफी डिस्टेंस तय भी कर लेते हैं। जब ये इस करंट से निकलते हैं तो एक बार फिर खो चुके थे। मर्लिन डोरी से कहता है कि आगे का रास्ता हम कैसे तय करेंगे। डोरी कहती है हम फिर से मदद मांग लेते हैं। मर्लिन उसे फिर समझाता है कि हर कोई हमारा दोस्त नहीं, हो भी सकता है कि कोई हमें नुकसान पहुँचाए, यहाँ तक कि कोई हमें खा भी सकता। डोरी अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। मर्लिन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। डोरी उसे एक्सप्लेन करती है कि उसे वेल लैंग्वेज आती है और वो किसी वेल को बुलाकर कोई डायरेक्शन पूछ ही लेगी। दूसरी तरफ अपने फादर की ब्रेवरी की किस्से सुनकर नीमो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसने एक बार फिर से वही प्लान फॉलो किया और बहुत ठीक से फिल्टर प्लांट को खराब कर दिया। इसके बाद तो वो पूरा टैंक बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है और ये सारी फिशेस बस वेट करती हैं कि किसी दिन डेंटिस्ट इनको बाहर निकाले। डोरी की आवाज निकालने की वजह से एक बहुत बड़ी सी वेल इन दोनों के पास आ जाती है, जो कि अपना मुंह खोलकर इन दोनों को अंदर कर लेती है। अब मर्लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो डोरी से कहता है कि इतना ज्यादा रास्ता तय करने के बाद मैं किसी का खाना बनने नहीं आया था और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। डोरी उसे समझाती है कि हमें हार नहीं माननी और हमें अब नीचे जाना चाहिए। मर्लिन उसे समझाता है कि तुम पागल तो नहीं, हम नीचे जाएंगे तो हम मर जाएंगे। अब वेल के मुंह के अंदर पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वेल उनको नीचे करना चाह रही है। डोरी मर्लिन को समझाती है कि उस पर यकीन करे और मर्लिन उस पर यकीन कर ही लेता है। अचानक से वेल के मुंह में बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है और इसी प्रेशर के साथ ये लोग वेल के बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के साथ ही जब ये आसपास देखते हैं तो इनको हर जगह बोट नजर आती है और बोट्स पर सिडनी लिखा था, यानी कि ये वहाँ तक पहुँच चुके थे। दूसरी तरफ बाकी सारी फिशेस की जब आंख खुलती है तो टैंक बिल्कुल साफ हो चुका था और ये देखते हैं कि एक नए तरह का फिल्टर अंदर इंस्टॉल हो चुका है। इतनी देर में डेंटिस्ट आता है और उस एक्वेरियम से नीमो को बाहर निकाल कर रख देता है ताकि वो इसे गिफ्ट कर सके। दूसरी तरफ डोरी और मर्लिन को अब तक वो बोट नहीं मिली
जो कि नीमो को लेकर गई थी। इतनी ही देर में यहाँ पर एक बर्ड आता है और इन दोनों को अपने मुंह में डाल लेता है, पर मुंह में डालने के साथ ही ये दोनों उसको इतना तंग करते हैं कि उसके गले से नीचे जाने नहीं लगते। यहाँ पर वो सीगल भी था जो कि एक्वेरियम की फिशेस वाला फ्रेंड भी था। वो बर्ड डोरी और मर्लिन को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और जैसे ही वो सीगल इन दोनों को देखता है पहचान लेता है कि ये नीमो के फादर ही होंगे। इतने में बहुत सारे बर्ड्स आसपास आ जाते हैं। ये सीगल नीमो के डैड को बताता है कि ये उनको नीमो तक पहुंचा देगा, बट मर्लिन इस बात पर कैसे यकीन करता। ये सीगल उसे बताता है कि नीमो का एक विंग छोटा है, जिसके बाद अब तो यकीन करना बनता। ये सीगल डोरी और मर्लिन को अपने मुंह में डालकर उस डेंटिस्ट के ऑफिस तक ले जाता है, पर इतनी देर में नीमो का एक अलग ही प्लान था। वो प्लान करता है कि मरने की एक्टिंग करेगा ताकि डेंटिस्ट उसे फ्लश कर दे। मर्लिन जब नीमो को एक बैग में देखता है और उसे पता चलता है कि डेंटिस्ट उसे फ्लश करने जा रहा है, तो वो इस सीगल की टंग को खींच देता है। ये सीगल अब ऑफिस के अंदर आ चुका था और एक डेंटिस्ट तो नीमो को भूल ही जाता है और उस सीगल को बाहर निकालने के लिए उसके पीछे भागता है। अब नीमो बाहर गिर चुका था। वो टैंक के अंदर की ब्लैक फिश नीमो को बचाने के लिए बाहर निकलती है और डेंटिस्ट की चेयर के सिंक में नीमो को फेंक देती है, क्योंकि उसे पता था कि डेंटिस्ट उस ब्लैक फिश को वापस एक्वेरियम टैंक में डाल देता है। दूसरी तरफ हम मर्लिन और डोरी को देखते हैं, जिसको अब समंदर में वापस भेज दिया गया था। ऐसे तो मर्लिन को लग रहा था कि नीमो अब मर चुका है और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। अब मर्लिन अकेले आगे जाने लगता है। डोरी उसे रोकती है और बताती है कि वो अकेले रहना नहीं चाहती और उसे मर्लिन का साथ अच्छा लगता है, पर मर्लिन उसे बताता है कि अब वो अपनी लाइफ अकेले गुजारना चाहता है, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। जिसके बाद वो आगे अकेला चला जाता है। डोरी बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोने लग जाती है। नीमो अब समंदर में एंटर हो चुका था और वो समंदर में जाते साथ ही अपने डैड को आवाज देने लगता है। इतने में ही उसे दूर से एक ब्लू कलर की फिश नजर आती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। नीमो जब उस फिश के पास आता है तो पूछता है कि आप रो क्यों रही हैं? ये फिश कोई और नहीं बल्कि डोरी ही थी और डोरी उसे बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। यानी कि डोरी अब एक बार फिर से हर चीज भूल चुकी थी। नीमो डोरी से कहता है कि ऐसे तो मैं भी अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ, तो हम दोनों मिलकर ढूंढ लेते हैं। अचानक से डोरी को सब कुछ याद आता है और वो नीमो को अपने गले से लगा लेती है और उसे बताती है कि कैसे ये दोनों मिलकर उसके डैड को ढूंढ ही लेंगे। अब ये दोनों आगे जा रहे थे कि एक इनको क्रैब मिलता है। डोरी उस क्रैब से पूछती है कि क्या किसी क्लाउन फिश को देखा, तो वो क्रैब इनको बताने से इनकार कर देता है। डोरी अपने हाथों से इस क्रैब को उठाकर पानी से बाहर निकाल देती है, जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स उस क्रैब को खाने के लिए तैयार थे। अब ये क्रैब बिल्कुल रेडी था कि मैं तुम्हें सब बता देता हूँ कि वो क्लाउन फिश कहाँ गई है। डोरी और नीमो अब आगे निकल जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कैसे बहुत सारी फिशेस के बीच में मर्लिन अकेला स्विम कर रहा था। नीमो यहाँ अपने डैड को आवाज देने लगता है और मर्लिन को उसके बेटे की आवाज आ ही जाती है। यहाँ पर ये बाप बेटा यूनाइट तो हो जाते हैं, पर इनके मसले अभी एंड नहीं हुए। यहाँ बहुत सारे डाइवर्स थे जिन्होंने नेट बिछा के रखे थे ताकि ये सारी फिशेस पकड़ सके। यहाँ पर एक नेट इन सारी फिशेस को पकड़ लेती है, जिसमें डोरी भी थी। मर्लिन तो बाहर था। नीमो मर्लिन से कहता है कि वो कैसे इन सबको बचा सकता है। मर्लिन मना करता है कि मैं एक दफा तुम्हें खो चुका था, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। पर नीमो अपने फादर को कहता है कि मुझ पर यकीन करे और एक बार मर्लिन नीमो पे यकीन कर ही लेता है। नीमो नेट के अंदर जाकर सारी फिशेस को बताता है कि नीचे की तरफ स्विम करे। सारी फिशेस आहिस्ता आहिस्ता नीमो की बात को समझने लगती हैं और सब नीचे की तरफ स्विम करने लगती है। अब नेट के अंदर इतना प्रेशर आ चुका था कि नेट खुद टूट जाती है और सारी फिशेस फ्री हो जाती हैं। यहाँ पर डोरी भी फ्री हो जाती है और बाकी सारी फिशेस जब साइड पर होती हैं तो मर्लिन देखता है कि नीमो नेट के नीचे आ गया है। नीमो के पास जब पहुँचता है तो देखता है नीमो को होश आ ही गया है। और ये सब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मर्लिन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि नीमो का एक विंग छोटा तो है बट वो किसी भी मुश्किल से निकल सकता है। जिसके बाद अब नीमो स्कूल भी जाता है और यहाँ पर मर्लिन का बहुत अच्छा मूड भी है और जैसे एक क्लाउन फिश को होना चाहिए मर्लिन अब बिल्कुल वैसा ही है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कैसे डेंटिस्ट के ऑफिस में जो एक्वेरियम था वहाँ की सारी फिशेस भी अब समंदर तक पहुँच चुकी है और वो भी फ्री हो चुकी है। इसके साथ मूवी एंड हो जाती है।